हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग। तो दोस्तों, जेनेटिकल डिजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी अनुवांशिक बीमारी है या इसके लक्षण क्या होते हैं। तो उनके ऊपर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो आपके वनडे एग्जाम और सेंट्रल की एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और यह लेक्चर जो है मैं एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और कोर्ट और बहुत सारी एग्जाम्स में आपको काम आएगा, एनटीपीसी, रेलवे, तो सारी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइंस का लेक्चर है, बायोलॉजी में आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा उत्साह और बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मनुष्यों में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिकल डिजीज के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अनुवांशिक रोग क्या होते हैं। दोस्तों, मनुष्यों में अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में चले जाते हैं। जैसे किसी के पिताजी को लकवा होता है तो बेटे को भी लकवा हो जाता है, या पिताजी को हीमोफीलिया होता है या वर्णांधता होती है तो बच्चे को भी हो जाती है, या पिताजी को गंजापन होता है तो बेटे को भी हो जाता है। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं दोस्तों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इन्हें जेनेटिकल डिजीज कहा जाता है या अनुवांशिक रोग कहा जाता है। ये रोग काफ़ी खतरनाक होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब कि पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे ही दोस्तों, एक सिकलिन नामक बीमारी होती है जिसमें कि बच्चों का आरबीसी नहीं बनता है। ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां होती है जो अनुवांशिक डिजीज के अंतर्गत में आती है, जो मैं आज आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी समय तक देखना है। जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं वो आपके लिए चुन कर लाया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कलर ब्लाइंडनेस या रक्त वर्णांधता के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जब जिन बच्चों का सिलेक्शन रेलवे में होता है या फिर एमपी पुलिस या आर्मी में होता है तो उनका कलर टेस्ट लिया जाता है। कलर टेस्ट में यह बात का पता लगाया जाता है कि उम्मीदवार या कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों। और स्पेशली लोको पायलट में कलर ब्लाइंडनेस का बहुत ही महत्व होता है। इसके अलावा टीसी की और टीटीई, ये सारी जो पोस्ट होती है इनमें कलर ब्लाइंडनेस की टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा ग्रुप डी में भी कलर ब्लाइंडनेस की टेस्टिंग की जाती है। तो दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी जो होता है वो हरे व लाल रंगों को नहीं पहचान पाता है, उसे लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है रोगी में तो उसे कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता कहा जाता है। दोस्तों, वर्ण का मतलब होता है कलर और ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। तो इसमें जो प्रभावित रोगी होता है दोस्तों, उसे कोई स्पेशल कलर जो है वो दिखाई नहीं देता है या फिर वो दूसरे रंग का दिखाई देता है। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है या नहीं रहती है, जिसमें इसे लाल रंग हरा दिखाई देता है। यानी कि अगर उसकी वाइफ लाल रंग की साड़ी पहन के आएगी तो उसे हरे रंग की साड़ी दिखाई देगी। यानी कि दोस्तों, जिस रोगी को कलर ब्लाइंडनेस होती है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए रेलवे और आर्मी और पुलिस में कलर ब्लाइंड लोगों को नहीं लिया जाता है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा फैक्ट बताऊंगा दोस्तों। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेंडल का प्रभावितता का नियम पढ़ा होगा, जो मैंने आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है। आप जाकर मेरे जेनेटिक्स वाले वीडियो को देख सकते हैं। जेनेटिक्स में मैंने पढ़ाया है कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि प्रजनन में मैंने ये पढ़ा दिया है मेंडल के अनुवांशिक नियम, जो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्णांधता का रोग जो है वो ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियों में यह बहुत कम केसेस में पाया जाता है, ओनली 20% चांस होते हैं दोस्तों, क्योंकि स्त्रियों में यह तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र जो हो XX प्रभावित हो, यानी कि दोनों XX प्रभावी हो। इसके अलावा दोस्तों, इस रोग की वाहक जो होती है वो स्त्रियां होती है, यानी कि स्त्रियों के गुणसूत्र से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, यानी कि स्त्रियां क्या होती है, इसकी वाहक होती है। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि वर्णांधता के वाहक कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, महिला होते हैं, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जवाब आपको लिखना है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस के जो वाहक होते हैं वो महिलाएं होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें रोगी जो होता है वो हरे और लाल कलर में कंफ्यूज रहता है, मतलब कि हरे और लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। अगर रोगी की वाइफ लाल रंग की साड़ी पहन के आएगी तो भी उसे हरे रंग की दिखेगी, और हरे रंग की साड़ी भी पहन के आएगी तो उसे हरे रंग दिखेगा।
इस तरह की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको दूसरा आनुवांशिक रोग बताने जा रहा हूँ, हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया वैसे तो बहुत ही घातक बीमारी होती है, इट्स वेरी डेंजरस डिजीज। तो दोस्तों हीमोफीलिया बीमारी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे में सामान्य औसतन 2 से 4 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है दोस्तों। सामान्यतः 2 से 4 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, परंतु हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी को रक्त का थक्का जमने में आधे से 24 घंटा लग जाता है। मतलब कि कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इतने देर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो शरीर का सारा ब्लड, हमारे शरीर में दोस्तों 5 से 6 लीटर ब्लड होता है जो पूरा बाहर निकल जाएगा, तो फिर हमारा प्राण चला जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हीमोफीलिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है उसे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और अत्यधिक रक्त स्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों यह रोग भी सामान्यतः पुरुषों में होता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसके अलावा दोस्तों यह स्त्रियों में तभी होता है जब इसके दोनों गुण प्रभावित हो। इसके अलावा दोस्तों इसकी वाहक भी स्त्रियां होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इन दोनों की वाहक जो है वो स्त्रियां होती है। इसके अलावा दोस्तों एक हेल्डेन नामक साइंटिस्ट थे, उनका मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, इसका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, कहानियों में, किस्सों में और हॉलीवुड की मूवियों में देखा होगा। तो महारानी विक्टोरिया जो थी वो ब्रिटेन में जो है दोस्तों वहाँ पे महारानी का शासन चलता था। महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो ये महारानी विक्टोरिया जो थी दोस्तों, इसे हीमोफीलिया की बीमारी थी और शायद इनकी मृत्यु भी उसी रोग की वजह से हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट जेनेटिकल डिजीज टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये स्त्रियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है, जेनेटिकल डिजीज होता है। यह रोग स्त्रियों में पाया जाता है और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 रहती है। दोस्तों जिस तरह से हम बोलते हैं कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, उसी तरह टर्नर सिंड्रोम, ऐसा बोला जाता है दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लड़कियों को बहुत दिमाग होता है, वो लड़कों से ज़्यादा सेंसिबल होती है, ज़्यादा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लेकिन सामान्य कहावत चलते आ रही है कि लड़कियों का दिमाग कम होता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि लड़कियों के दिमाग का भार जो होता है लड़कों के दिमाग के भार से 50 ग्राम कम होता है। लड़कियों का दिमाग का भार 1400 ग्राम होता है और लड़कियों के दिमाग का भार 1350 ग्राम होता है सामान्यतः, और लड़कों के दिमाग का भार 1400 ग्राम होता है। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम को भी हम ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के रूप में कि लड़कियों में एक गुणसूत्र कम होता है, यानी कि 45 गुणसूत्र होते हैं, तो लड़कियों में टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कम हो जाता है, दिमाग कम नहीं होता। ओके दोस्तों, तो टर्नर सिंड्रोम जेनेटिकल डिजीज जो है ये लड़कियों में होता है, स्त्रियों में होता है, और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 44A + XO, यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जो होता है वो सेक्सुअल गुणसूत्र होता है जो 23वें जोड़े का होता है। लेकिन ये नहीं होता है, इस कारण से स्त्रियों में क्या होता है कि इससे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है, उनका वक्ष यानी कि उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो चपटा होता है और जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वो बांझ यानी कि स्टेराइल होती हैं। तो इस तरह की डिजीज जो होती है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो स्त्रियों में होता है और उनमें कम दिमाग होता है, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाता है और एक जो है वो सेक्सुअल गुणसूत्र या सेक्सुअल क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसके कारण इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये स्त्रियां बांझ हो जाती है और इन्हें टर्नर सिंड्रोम की बीमारी से ग्रसित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट जेनेटिकल डिजीज के बारे में। नेक्स्ट जेनेटिकल डिजीज जो होती है दोस्तों ये होती है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तो दोस्तों क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नाम ही बहुत बड़ा है दोस्तों। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नाम भी बड़ा है और दिमाग भी लड़कों के पास ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। तो दोस्तों क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, पुरुषों के पास गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लड़के लोग 1.5 दिमाग होते हैं, ऐसा हमारे गाँव में बोलते हैं दोस्तों। तो क्या होता है देखो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में यह रोग पुरुषों में होता है, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। नाम भी बड़ा है और काम भी बड़ा है और लड़कों का दिमाग भी 1.5 होता है। तो दोस्तों ऐसा गांव में बोला जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम याद रखने के ट्रिक के लिए बता रहे हैं। तो दोस्तों
लड़कों में क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग होता है। यह रोग पुरुषों में होता है और इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, यानी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, इस रोग से ग्रसित पुरुषों का वृषण अल्प विकसित होता है, यानी कि उनका जो वृषण कोष होता है 2 गोले होते हैं, जहां पर सर्टोली कोशिकाएं होती है और वहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वो क्या हो जाते हैं, अल्प विकसित होते हैं तथा स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। मतलब कि वृषणों का विकास हो नहीं पाता और स्तनों का विकास कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जिसके कारण ये व्यक्ति जो होते हैं वे नपुंसक होते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं दोस्तों। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होती है। तो कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 47 गुणसूत्र होते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम किन में होता है, तो पुरुषों में होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो स्तनों का विकास ज्यादा हो जाता है और वृषणों का विकास कम होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो नपुंसक होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बता दिया है। तो अब आपको याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में एक गुणसूत्र कम होता है और उनमें स्त्रियां जो होती है वो क्या होती है, बांझ होती है। इसके अलावा दोस्तों जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है ये पुरुषों में होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या एक ज्यादा होती है और पुरुष जो है उसमें वृषणों का विकास कम होता है और स्तनों का विकास ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि मंगोलिज्म किसे कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिनमें मंदबुद्धि लोग होते हैं, आंखें टेढ़ी होती है, जीभ मोटी होती है तथा सिर बड़ा होता है, वह अनियमित शारीरिक ढांचा होता है, यानी शरीर का विकास कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ज्यादा ही उनकी हाइट और मोटाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से ग्रसित व्यक्ति को डाउन्स सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों डाउन्स सिंड्रोम का मतलब ही होता है, इसे मंगोलिज्म कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के इतिहास में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, चंगेज खां का नाम उसमें बहुत जाना जाता है। और दोस्तों हमारे जो देश में जो मुगलों ने शासन किया, वो मुगल जो थे वो तुर्की और मंगोलों के मिक्स से बने थे। तो दोस्तों ये मंगोलिज्म भी कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, तो मंगोलिज्म है। इसके अलावा दोस्तों इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आंखें टेढ़ी होती है, मंदबुद्धि होती है, जीभ मोटी होती है और उनका चेहरा जो है वो भद्दा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा पटाऊ सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने पटाऊ शब्द बहुत बार सुना होगा, पटाऊ, बिल पटाऊ, फिश पटाऊ, बहुत सारी चीजें पटाऊ चलती है दोस्तों। तो हमारे देश में पटाऊ शब्द से सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिर परिचित हैं। तो दोस्तों मैं आपको पटाऊ सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें रोगी का जो ऊपर का ओंठ होता है वो बीच से कट जाता है और तालू में दरार हो जाती है, यानी कि वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, ओंठ जो है ऊपर का कट जाता है और जीभ जो है वो फट जाती है। तो उस जगह को आपको भरना पड़ता है, पटाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस रोग से रोगी व्यक्ति जो होता है वो मंदबुद्धि होता है, उसे नेत्र रोग होता है और वो इस तरह से प्रभावित होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, कुछ प्रमुख रोगों के बारे में बताऊंगा मैं आज आपको, जैसे कि पक्षाघात का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ये अब जेनेटिक रोग आपके खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ अन्य रोगों के बारे में बताने वाला हूं। तो ये जो है मैं अब आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, नमस्कार दोस्तों।